Hello and welcome to Just Health for the people by the experts, an initiative by Just Look Hospital in public health awareness. I'm Jitendra Haryan, your host for the show. आज हम एक अलग और अनोखे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर बात करेंगे जो है रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। इसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम पेशेंट्स को उनकी बीमारियों से रिलीफ दिलाकर उनकी ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल होने का अवसर दे सकते हैं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर परेश दोषी, who's the director of neurosurgery and restorative and regenerative department at Just Look Hospital. In 2023, Dr. Doshi took the initiative and started this first of its kind department in India at Just Look Hospital. His leadership and pioneering work in functional neurosurgery led to the conceptualization of this unique restorative and regenerative medicine department. Welcome to Just Health, Dr. Doshi. Pleasure is all mine. सो डॉक्टर दोषी, पहले समझते हैं कि रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रिस्टोरेटिव मीन्स टू रिस्टोर फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो निकल गया है वो वापस रिस्टोर करना। और मैं आगे जाके हम जैसे जैसे बात करेंगे ऐसे बताएंगे। एक सामान्य एग्जांपल दूं तो जब भी पैरालिसिस का अटैक आता है तो हाथ का फंक्शन चला जाता है या स्पीच का फंक्शन चला जाता है। अगर मैं इसको रिस्टोर कर पाऊँ, इसको वापस दे पाऊँ, तो वो रिस्टोरेटिव है। और रीजनरेटिव माना कोई चीज़ जो चली गई है उसको वापस पैदा करना। ये कॉमन वर्ड आपने भी बहुत सुना होगा, स्टेम सेल्स। करेक्ट। ये बहुत लूजली यूज होता है और बहुत अनसाइंटिफिक, अनवैज्ञानिक वे में यूज होता है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से पूरे साइंस के नॉलेज के साथ कहाँ पे यूज करना। और इट इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेम सेल बट एनी सेल्युलर टेक्नोलॉजी which can help to regenerate the function of the body or the mind is coming into this department. So this is a broadly based department which will cover varied parts and purposes, right from restoration of brain function to restoration of other body functions to regenerative functions whenever those technologies will be available to us. सो इस डिपार्टमेंट में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, आप जरा थोड़ा उसके बारे में हमें समझाइए। दो प्रकार या तीन वर्टिकल्स में हमने ये डिपार्टमेंट कंसेप्चुलाइज किया है। एक है सेल बेस्ड थेरापीज। तो आज के दिन में देर आर सम लिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ सेल बेस्ड थेरापीज, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बोन मैरो एस्पिरेशन साइटोलॉजी में। बोन में जब ये आपके हड्डी टूट जाती है तो उसके अंदर बोन मैरो के सेल्स डाल के रीजनरेशन कर सकते हैं, या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से सर्टन टाइप ऑफ डिजीजेज हम हील कर सकते हैं। कभी कभी नी आर्थराइटिस, वास्कुलर अल्सर्स, पेरिफेरल डिजीजेज, वास्कुलर डिजीजेज जिसमें आपको पैर में अल्सर हो जाते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं। आई वुड टेल इट इट इज़ अ बेबी स्टेप्स। वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड व्हेन वी से वी मीन्स नॉट एट जस्ट लुक बट वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये हम आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा वर्टिकल है नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन, जो दूसरी तरह से ब्रेन फंक्शंस रिस्टोर करते हैं और जिसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आज बात करेंगे। एंड थर्ड वर्टिकल इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जहाँ पे ब्रेन और कंप्यूटर का समन्वय और कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसका रिसर्च करीबन 30 साल से चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अभी एक एडवांस स्टेज पे है कि नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 ईयर्स में हमारे पास वो अवेलेबल होगा। तो उसके लिए भी हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे, so that anytime that it is available we would be able to introduce it to India. एक्सेलेंट। सो आज हम थोड़ा नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन के बारे में समझते हैं। थोड़ा ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए, और ये नॉन इन्वेजिव क्यों है? तो न्यूरोमॉड्यूलेशन, पहले वर्ड्स को मैं आपको समझा। न्यूरो मीन्स नर्व्स और न्यूरोनल स्ट्रक्चर, एंड मॉड्यूलेशन मीन्स चेंज करना। तो ये ज्ञान तंतुओं का बिहेवियर चेंज करने के लिए जो भी चीज़ की जाती है उसको न्यूरोमॉड्यूलेशन करते हैं। और आपको पता है कि 1998 में हमने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी इंट्रोड्यूस की थी जसलोक में ही, पहली बार इंडिया में। और वो भी एक प्रकार का न्यूरोमॉड्यूलेशन है, बट वो इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन है, क्योंकि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में हम दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोड डालते हैं पेशेंट के अंदर। सो जहाँ पे भी कोई कटिंग होता है ब्रेन का या स्कल का या चमड़ी का, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्वेजिव है। इवन इंजेक्शन लेना भी एक इन्वेजन है। तो ये एक इन्वेजिव है। दूसरा प्रकार का ट्रीटमेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हम सबको मालूम है, दवाई खाया और अच्छा हो गया। सो दिस आर द टू कॉमनली नोन, सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ये दो के बीच में है। नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन मीन्स इसमें न तो हम कटिंग करते हैं, न तो इंजेक्शन देते हैं, न तो कोई पेशेंट का बॉडी का इन्वेजन करते हैं, न तो मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन का भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है या साइड इफेक्ट का। इसमें मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा
ब्रेन को एक्सटर्नली हम स्टिमुलेट करते हैं, लाइट और माइल्ड लेवल ऑफ मैग्नेट देके, करंट देके उसको हम ब्रेन को स्टिमुलेट। तो एक ऐसी थेरेपी है जिसमें ना तो मेडिसिन दिया जाता है, ना तो कोई सर्जरी होती है और एग्जैक्टली। इसीलिए आप उसको नॉन नॉन इन्वेसिव इन्वेजिव कहते न्यूरोमॉड्यूलेशन। हैं। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है कि पेशेंट को हेलमेट लगाकर उसके ब्रेन फंक्शन को चेंज करना। हाँ, तो ये जो थेरापी है वो आज की नहीं है। तो व्यूअर्स को भी ये भले साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये फिक्शन करीबन ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक चालू हो चुका था। लास्ट 20 या 25 साल में ये काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ वेरी वाइडली एंड कॉमनली एक्सेप्टेड। US FDA has given approval for many of these disorders to be treated by non-invasive neuromodulation. इंडिया में भी नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन मेनली साइकियाट्रिक्स यूज़ करते थे। न्यूरोलॉजी और अदर एरियाज में अभी हमने यूज़ करना चालू किया। तो इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से समझना चाहे तो ये कैसे काम करता है, तो एक प्रकार का मैग्नेटिक कॉइल होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है। व्हेन द करंट पासिस इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो मैग्नेटिक फील्ड स्कल के थ्रू ब्रेन के अंदर जाके न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। तो आप उसके लिए पेशेंट को कोई कुछ पहनाते हो? हाँ, एक हेलमेट जैसा आता है। ओके। या तो फिगर ऑफ 8 कॉइल होता है। हाँ। हम जो यूज़ करते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो स्टिमुलेशन से ब्रेन के अंदर करंट जाता है और ब्रेन के जो ज्ञान तंतु है, जिसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, तो वहाँ के उनके टर्मिनल होते हैं। एक्सॉन्स आर लाइक वायर्स, दे कनेक्ट टू ईच अदर। सो व्हेन दे कनेक्ट, दे ओपन अप एंड इट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। तो उनका जो एंड टर्मिनल एंड होता है खुल जाता है और उधर से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आते हैं। तो उसी के द्वारा ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर होता है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए वी हैव फाउंड दैट इट आल्सो चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द ब्रेन, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि ज्ञान तंतुओं को लंबे समय तक वो ऑल्टर कर देता है, ताकि वो जो मान लो कि खराब ज्ञान तंतु था वो अभी काम में आ गया। तो तो थोड़ा पेशेंट को हेलमेट लगा के उसके ब्रेन फंक्शन को ऑल्टर करना, ये थोड़ा-सा बिलीव करने के उसमें नहीं है। सही बात है, तो और डर भी लगता करेक्ट, है। बट मैं ये बिलीव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है आपको ये करते हुए। तो इसमें थोड़ा-सा हमें हमको थेरेपी के बारे में बताइए कि ये कौन से डिजीज़ेज़ या कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं? ये जैसे मैंने बताया, इट वाज इंट्रोड्यूस इनिशियली जब ये चालू हुआ तभी मेनली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के ऊपर यूज़ हुआ था, और धीरे धीरे इसका यूज़ अभी एक्सपांड हो रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसपे सबसे ज़्यादा हमारे पास अनुभव है। एंड व्हेन आई से हमारे पास मीन्स, व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, मैं कभी कोई चीज़ पर्सनल लेवल पे नहीं बता रहा हूँ। हमारा पर्सनल लेवल हमेशा इन्वॉल्व होता है, लेकिन व्हेन आई से हमारे पास मीन्स साइंटिफिकली वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। सो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन, ओसीडी और एडिक्शन, ये 3 डिफरेंट डिजीज़ेज़ है, और 3 में हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम कॉन्फिडेंटली ये थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे पास स्ट्रोक और मेमोरी डिसफंक्शन है, और पेन के अंदर वी हैव माइग्रेन एंड क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम। सो ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, और तीनों ब्रांचेस में कुछ-कुछ एप्लीकेशंस, सम लेवल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इज़ देयर टू गाइड अस टू डू दिस। या तो साइकियाट्रिक कंडीशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ओसीडी पेशेंट्स को डीप टीएमएस का क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहले मैं एक आपको बताऊं कि ओसीडी क्या होती है। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो एक चीज तरह से बताऊं तो हमारे हर एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर होता है। जो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ा सा तो ऑब्सेसिव होना पड़ेगा कि भाई मुझे यही चीज इसी तरह से करूंगा तो ही मेरे को काम करना है। बट ये जब डिजीज के तौर पे आ जाती है, पेशेंट को कभी कभी कंप्लेन होती है कि सर ये हाथ धोते हैं तो 20 बार हाथ धोते हैं, पैसा देते हैं तो पैसा देने के बाद वापस गिनते हैं, लेके वापस गिनते हैं। या तो गाड़ी की चाबी, अभी गाड़ी की चाबी हमने लॉक की है तो मैं भी जाके 2 बार चेक कर लेता हूँ, बट अभी 2 बार की जगह 10 बार चेक करने जाता हूँ तो वो ओसीडी है। सो दैट इज अ डिजीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इट कम्स एज अ obsessive thoughts, and compulsion is a action that you have to do to complete that, get rid of that thoughts। तो ये है। तो ये ओसीडी के अंदर ये बहुत ही सक्सेसफुल थेरापी है। इसके अंदर करीबन
there are two different patterns of giving therapy. One is the classic method कि जिसमें हम करीबन 6 हफ्ते तक ये हर रोज पेशेंट को बुला के 5 मिनट की ट्रीटमेंट देते हैं. 5 मिनट इज ऑल्सो बिग, इट्स ओनली 2.5 मिनट्स ट्रीटमेंट देते हैं और फिर फॉलो अप करते हैं और हफ्ते में 5 बार. सो ओवर 6 weeks we complete 29 sessions. But because lot of patients were not able to take this therapy over 6 weeks and आना हर रोज आना मुश्किल था, तो there is an accelerated therapy called theta burst therapy. तो जिसमें we have proven that equivalent benefit can be obtained by giving the same therapy within 1 week. तो हम सब ये पूरे 30 सेशंस 29 सेशंस एक ही हफ्ते में पेशेंट को दे के सिमिलर लेवल ऑफ बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये पेशेंट को आउट पेशेंट तरीके से ट्रीटमेंट और करते हैं. कितना इम्प्रूवमेंट होता है इससे पेशेंट की कंडीशन पर? The average improvement that has been seen is almost more than improvement का भी मैं एक परिभाषा बताता हूँ क्योंकि सही चीज बताना जरूरी है. More than 50% reduction in symptoms. तो हम ये चालू करते तभी स्कोर्स करते हैं, पेशेंट्स का ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्कोर्स करते हैं. अगर 50% से कम होता है वो स्कोर तो इसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं और पर्टिकुलर कट ऑफ लेवल से कम हो जाता है तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, जिसमें चला गया डिजीज. तो हम रिस्पॉन्स रेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमको लगता है कि उसके थॉट्स आधे से ऊपर कम हो गए और ही इज एबल टू लिव अ बेटर लाइफ. इट्स गोइंग अप टू 85%. ऑलमोस्ट एवरी So- पेशेंट गेट्स द बेनिफिट. ऐसा Okay, पकड़ so के चलो. 85% probability that 50% Reduction of तो हो ही his जाएगा. symptoms will हाँ, reduce. हाँ. Okay. एंड अपना जसलोक का डेटा पकड़ेंगे तो वी रिसेंटली एनालाइज द डेटा एंड वी हैड रिस्पॉन्स इन ऑल द पेशेंट्स सो फार. वी वर लकी क्योंकि अभी 2 साल से ही चालू किया है तो थोड़ा नंबर्स कम होंगे, बट फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट रिस्पॉन्स इन ईच एंड एवरी पेशेंट. अब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं. डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या है और कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है? करेक्ट. तो पहले तो जैसे मैंने ओसीडी के सिम्टम्स बताए, डिप्रेशन के सिम्टम्स थोड़े हिडन होते हैं. आदमी डिप्रेस होता है तो उसको पता नहीं होता है कि डिप्रेस है, क्योंकि डिप्रेशन हम लोग जैसे ले पर्सन समझता है वो क्या होता है, जब भी सैड होता है या तो आंखों से आंसू होता है वो है. बट दैट इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन. आपको ज्यादा That is emotion. हाँ, इमोशनल एंड हाँ. दैट इज मोर सीवियर डिप्रेशन. Okay. बट आपको जरूरत से ज्यादा थकाव लगना, फटीग. फटीग इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन. आपको लगे अभी एक आदमी इतना काम करके कोई तकलीफ नहीं है, दूसरा आदमी इतना ही काम करके इतना टायर्ड हो जाए कि ड्रेन्ड आउट हो जाए, तो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिप्रेशन. Okay. कभी कभी नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन्स टॉकिंग और सोशलाइजिंग. एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो भी जिसको ये सब हो रहा है वो सब डिप्रेस्ड है, बट दिस आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन विच आर नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन. मुझे नहीं जाना है आज बाहर, मैं घर पे बैठा हूँ, 3 लोग घर में मिलने आए तो मैं अंदर ही बैठा हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, तो ये दिस इज अ पार्ट टाइप ऑफ अ डिप्रेशन. हाँ, नॉट रिमेनिंग एक्टिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. समटाइम्स वी यूज दिस वर्ड, आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, वो भी डिप्रेशन है. नाउ अगर ये पेशेंट को दिन ब दिन एक आध बार होता है, दिन में हफ्ते में एक आध बार होता है, वो इट्स अ नेचुरल थिंग. वी ऑल गो थ्रू दैट साइकिल ऑफ हाइज एंड लोज. समटाइम्स वी आर वेरी हैप्पी, समटाइम्स वी आर फीलिंग लिटिल लो, then we want to take a little easy. But if it is happening daily, if it is coming in the way of your daily life, आपको डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी होती है, क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन की मात्रा थोड़े लेवल से ज्यादा बढ़ती है तो एंग्जाइटी आना चालू हो जाती है. Okay. एंग्जाइटी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमको हर एक चीज में चिंता होती है, हमको हर एक चीज जो नेचुरल है वो उसमें भी हमको शंका होती है और वी ट्राई टू गेट हाइपर अबाउट एवरीथिंग. सो ये जो डर है या जो एंग्जाइटी है, ये मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन पेशेंट्स आर एसोसिएटेड. Okay. एंड डीप टीएमएस was originally the initial use of the deep TMS was mainly for the depression, and it has been found to be very, very effective. The response rate has been 4 out of 5. The world statistics, the data that they had, especially with the deep TMS. मैं वापस एक 5 मिनट व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा. Uh-huh. There are 2 types of therapy called RTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation. वो फिगर ऑफ 8 की कॉइल से दिया जाता है, वो कॉमनली अवेलेबल है. और दूसरा है जो जसलोक में अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो डीप टीएमएस. TMS. वो भी रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, बट डीप. अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि ये क्यों डिफरेंट है, क्या है, बट द वर्ल्ड डेटा हैज शोन
that there has been 30% more people benefiting with deep TMS than RTMS. So RTMS से मान लो 4 लोग को फायदा होने वाला था 10 में से, deep TMS से और 30% ज़्यादा मिलेंगे. So because of the advanced technological benefit. So now whatever results I am talking, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो deep TMS के results है, RTMS के नहीं. RTMS के results definitely 20 से 30% कम है. But medicine से तो काफ़ी ज़्यादा है. So coming back to the results of the deep TMS for depression, it has been found in a very large group of patients, what we call पोस्ट मार्केटिंग स्टडी. जब ये रिसर्च ट्रायल खत्म हो जाती है मल्टीपल सेंटर्स में, तो उसके बाद भी हम डेटा कलेक्ट करना चालू रखते हैं क्योंकि ट्रायल का पीरियड खत्म होता है. तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वे में 4 out of 5 पेशेंट्स हैड बेनिफिटेड फ्रॉम डीप टीएमएस इन कंट्रोलिंग द डिप्रेशन एज पर रिस्पॉन्स रेट. माना 50% से अधिक उनका डिप्रेशन कम हो गया था. और 2 out of 3, 66% patient had gone into remission. Remission Okay. माना डिप्रेशन खत्म हो गया. बिल्कुल खत्म हो गया. खत्म हो गया. And this lasted for an average of 3 months to beyond 1 year. Now, our own data at Just Look has shown that we had 84.6% response rate, and our patients had, I think, 3 patients have come back after 1 year duration. एक पेशेंट 7 महीने के बाद और 2 पेशेंट 1 साल के बाद recurrence of symptoms. But other patients have continued to follow and do well even after 1 year. And this is like a medical treatment. You can always repeat it. So अगर आपको 1 साल तक फायदा मिला है तो वापस आके कर लो, क्योंकि इसमें न तो मेडिकल का साइड इफेक्ट है, न तो सर्जरी के रिस्क है, न तो सर्जरी की कॉस्ट है. सो इट इज अ So सिंपल ये आउट पेशेंट बेस्ड थेरेपी है. अगेन बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता है. कॉस्ट वाइज इट इज नॉट प्रोहिबिटिव. यू कैन ऑलवेज रिपीट इट. इट इज इन अ लॉन्गर रन इट इज मच मोर इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल देन एनी अदर थेरेपी अवेलेबल. तो ये मेडिसिन को ऑल्टरनेटिव है कि सपोर्टिव है? सपोर्टिव है. सो ऑल द स्टडीज दैट वी हैव डन एंड कंडक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री. ये पेशेंट्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते थे, या मेडिकल ट्रीटमेंट से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आती है. साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारी है. स्लीपीनेस आती है, मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स आती है डिप्रेशन की मेडिसिन से या ओसीडी की मेडिसिन से, और वो टॉलरेट नहीं होती. तो या तो उनको उससे एडिक्वेट फ़ायदा नहीं मिला है तो उनको देते हैं. देयर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स like young girls or expecting mother or people who are planning children who do not want to take medicine, because अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं तो it is risky for you to take medicine, certain type of medications, and you want to get off that. So we had several of this kind of young female patients who underwent deep TMS and were able to get rid of the medications. But it is not to get rid of the medication unless it is specifically indicated in the specific patient. अदरवाइज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री टू मेडिसिन. मेडिसिन के साथ, क्योंकि सी अल्टीमेटली अपना गोल क्या है? पेशेंट को अच्छा करना. एंड वी आर नॉट कॉम्पिटिंग कि भाई मैं आपसे अच्छा हूँ या आप मेरे से अच्छा. पेशेंट आता है, वो आता है कि सर मैं जस्ट लोग आया हूँ, मुझे अच्छा करके भेजो. तो अपना काम है कि नॉर्मल फील करे. हाँ, नॉर्मल फील करो. और वो उसके लिए जो भी जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन, डीप टीएमएस की जरूरत है डीप टीएमएस, काउंसलिंग की जरूरत है काउंसलिंग, हम सब चीजों का इस्तेमाल एक अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन में एक हाँ, एक पार्ट ऑफ द आर्मामेंटेरियम. एग्जैक्टली जुड़ जाता है. एंड व्हेन यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल, then you can choose. You can decide then you are not biased. what is best for the patient. What is best for, and you are not biased, because that is the main goal of setting up this kind of therapies availability at Just Look, कि हमारे पास बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यही है इसलिए ये अच्छा Exactly. है. अगर मेरे पास चारों चीजें हैं तो It is not one formula for all. Exactly, yeah. डॉक्टर दोषी, आपने शुरू में कहा था कि डीप टीएमएस हम एडिक्शन क्योर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो पेशेंट्स हैविंग एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको इससे कैसे फायदा हो सकता है? Addiction can be of many things, but we are talking about right now, just for the ease of discussion, 3 प्रकार के एडिक्शन के लिए बात कर रहे हैं जो हमको सबको डराता है. एक तो स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहल, एंड तीसरा ड्रग एब्यूज. दिस आर द 3 एडिक्शन ये जो हमको डराते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा. ओसीडी और डिप्रेशन के पेशेंट को भी अपनी कंसेंट देनी पड़ती है. मीन्स दे शुड बी मोटिवेटेड टू अंडरगो द ट्रीटमेंट. वो तो नेचुरल चीज है. बट एडिक्शन में ये 2 स्टेप आगे है. तो अगर एडिक्शन के पेशेंट का हमको ट्रीटमेंट करना है
तो पेशेंट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली सेल्फ मोटिवेटेड। तो पहली बात तो वो है कि अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो हम उसका एडिक्शन नहीं तोड़ सकते। अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि भाई सर मुझे ये अल्कोहल की आदत छोड़नी है, तो मुझे मदद करो, तो वी कैन हेल्प। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इसका जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, हम उसको अल्कोहल बता के ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। बिफोर वी स्टार्ट द थेरापी वी शो हिम कि अगर चलो उनको बियर का एडिक्शन है हाँ। या स्मोकिंग का है, चलो तो उसको बोलते कि सिगारेट पी, तो उसको अगर उससे इच्छा नहीं होती सिगारेट पीने की तो हम Which means बोलते हैं it's अभी तो working. लाइट कर। जब तक उसको तीव्र इच्छा नहीं होती कि मुझे अभी स्मोक करना है, तब तक उसको हम ट्रीटमेंट नहीं चालू करते। द मोमेंट ही सेज कि नाउ डॉक्टर आई कैन नॉट स्टॉप, आई वांट टू हैव अ स्मोक, देन वी स्टॉप दैट एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। इट इज, इसको बोलते हैं प्रोवोकेशन। सो वी प्रोवोक। प्रोवोक करने का साइंटिफिक रीजन ये है कि ये ब्रेन के जो एरिया है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हमारी ट्रीटमेंट हम अटैक करते हैं, Excellent. छापा Okay. मारते हैं Okay. उसको। Okay. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड देन द पेशेंट इज एनकरेज टू स्लोली स्टॉप एंड इट हैज बीन फाउंड दैट एज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीजेज, 30, 32, 35, 40, जैसे जैसे नंबर ऑफ आपकी सेशंस sitting सिटिंग्स, हाँ sessions. सेशंस उसके बढ़ते जाते हैं, उनका क्रेविंग उतना ना इतना कम होता है। एंड अगेन जैसे वापस मैं बता रहा हूँ कि एक स्टडी में, पोस्ट मार्केटिंग स्टडी में, ये जो जब क्रेविंग पूरा कम हो गया था या एकदम मिनिमल हो गया था, वो फेज एटलीस्ट 3 मंथ्स तक सस्टेन रहा था। उसका मतलब कि 3 महीने में वापस आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो स्टडी किए थे उसमें 3 महीने का था। इट अगेन डिपेंड्स ऑन अ पेशेंट टू पेशेंट। ओसीडी अगर 2 साल तक आपको वापस नहीं आता है तो एक स्मोकिंग भी हम ओसीडी की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। हो सकता है उसको भी 1 डेढ़ 2 साल तक वापस नहीं आए, और वापस आता है तो रिपीट कर सकते हैं। बट ऐसे पेशेंट जिनको एडिक्शन है, तो वो उनका नॉर्मल रेगुलर ट्रीटमेंट तो चलता ही होगा। सो ये हम एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑल पेशेंट्स टेक डिफरेंट रूट टू गेटिंग रीड ऑफ एडिक्शन। या सर, और कोई अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या कोई डिजीज़ जिसमें डीप टीएमएस या रिस्टोरेटिव रीजनरेटिव मेडिसिन यूज़ हो सकता है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा 2 एरिया में अपना ओन रिसर्च करने का प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं। वन ऑफ द एरियाज इज मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इट इज कॉल्ड एमसीआई। और आज के ज़माने में ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है। और एवरीबडी हुम आई एम टॉकिंग टू, या जिससे अरे ये तो मुझे भी है, मुझे भी है, मीन्स हम सब लोग को स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी याददाश्त, लैप्सेस ऑफ मेमोरी आर बिकमिंग कॉमन। बट वी हैव अ साइंटिफिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग दिस। और हमको लगता है कि जिसको ये अर्ली, जो हम न्यूरोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं डिमेंशिया, या मेमोरी इम्पेयरमेंट, या याददाश्त खोने की जिसको शुरुआत हुई है या थोड़ी ज़्यादा हुई है, वो लोगों को हम ये डीप टीएमएस देना चाहते हैं और दिए हैं। वी हैव गिवन टू सेवरल पीपल एंड आई विल टेल यू एन एग्जांपल और नो टू आफ्टर दिस। दे हैव बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर डीप टीएमएस एंड दे हैव बीन एबल टू गेट बैक देयर मेमोरी फंक्शन। तो उनका मेमोरी फंक्शन वापस आया है और वो बहुत ही ग्रेटफुल थे। टू गिव यू एन एग्जांपल, एक डॉक्टर था, अमेरिका से आए थे वो। एंड वो हर एक, ही वॉज अ एजुकेटर। तो वो लेक्चर्स देने के लिए, उनका प्रोफेशन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल यूज टू गिव अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। तो वो लेक्चर्स देते समय बीच बीच में एक शब्द भूल जाते थे या मेडिकल टर्मिनोलॉजी भूल जाते थे। तो वो बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड, वो एम्बेरेसिंग था कि, तो उन्होंने अपना देने का कम हो गया। और ये तो इधर घूमने के लिए आए थे, येट कम ऑन अ हॉलीडे। वन ऑफ आवर डॉक्टर्स ऑफ जसलोक वाज हिज फ्रेंड। तो उसने बोला तू जाके एक बार ये देख तो ले। तो ही हैड नॉट हर्ड अबाउट दिस इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। सो ही केम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड हमने उसको सेशंस दिए 3 हफ्ते तक। ही कैंसल्ड हिज ट्रिप बैक टू यूएस। ही सेड कि मैं इधर रहता हूँ। और 3 सेशंस के बाद उन्होंने हमारे न्यूरोलॉजिस्टों के सामने, in presence of 20 people, he could talk for 10 to 12 minutes non-stop, narrating his experience without forgetting a single word. And that is the amount of restoration that on the memory function that you could get. डॉक्टर, माइग्रेन एक बहुत कॉमन बीमारी है, तो डीप टीएमएस माइग्रेन पर भी असर कर सकता है? हाँ, तो माइग्रेन एक सच्ची में बहुत कॉमन बीमारी है। और
we had patients who are not responding or were not responding so well to the anti-migraine treatment. काफ़ी चीज़ें ले चुके थे और कभी-कभी उनको दवाइयों से कंटाला भी आता है, कभी-कभी वो दवाई की साइड इफ़ेक्ट से कंटाला आता है, जो भी वजह है। तो ये जैसे मैंने शुरू में बताया, ये कॉम्पिटिटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। आपको ये पसंद नहीं आती तो ये लो, ये पसंद आता है तो वो लो। सो इट इज़ नॉट अ मैसेज कि भई हर एक माइग्रेन पेशेंट को ये करना चाहिए, बट अगर ऑल्टरनेटिव देख रहे हो तो ये नॉन इन्वेसिव न्यूरोमॉड्यूलेशन से एंटी माइग्रेन ट्रीटमेंट अगेन लाइक एनी पेन सिंड्रोम मोटर कॉर्टेक्स पे हम स्टिमुलेट करते हैं और वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एनकरेजिंग। आजकल स्ट्रोक भी एक बहुत कॉमन चीज़ हुई है और बहुत सारे लोग अस्पताल में वक़्त पे नहीं पहुँच पाते, तो वो पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। तो डीप टीएमएस ऐसे पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन में मदद कर सकता है? काफ़ी टाइम से इसमें रिसर्च भी हो रही है और काफ़ी यूटिलिटी भी हो रही है। स्ट्रोक में इट कुड बी अ फुल पैरालिसिस टू स्मॉल डिसेबिलिटी। अगर कभी-कभी एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेन का जो स्पीच सेंटर है, जो जहाँ से हमारे आवाज़ निकलती है या शब्द निकलते हैं, आवाज़ की जगह शब्द, आवाज़ तो गले से निकलती है, शब्द निकलते हैं या शब्द मिलते हैं, वो एरिया है स्पीच सेंटर, वो अगर डैमेज हो जाता है, तो अपने को बोलने में तकलीफ होती है। कभी-कभी शब्द नहीं मिलते या तो बोल ही नहीं पाता है आदमी या तो कम बोलता है। तो ये फोकस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोलते हैं, जो छोटी एरिया में डेफिसिट हुई है। तो इसको हम डीप टीएमएस के द्वारा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, न्यूरल प्लास्टिसिटी, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द नर्व फंक्शन एंड रिक्रूटिंग सम अदर सेल्स, जो काम नहीं करते उसको जागृत करने का, और जो काम करने के लिए डेस्टिन नहीं है उनको वो रास्ते पे मोड़ना, ये दोनों चीज का काम करके हम स्पीच की रिकवरी का कोशिश करते हैं। दिस इज विद द हेल्प ऑफ डीप टीएमएस। सिमिलरली अगर आपके हाथ में पैरालिसिस था, आपका हाथ 70-80% रिकवर हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा वीकनेस है या थोड़ा फंक्शनिंग डिफ़िकल्ट है, या तो डिस्टोनिया जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो होता है। तो ये सब के अंदर हम, सो इट कैन नॉट रिकवर द फुल फ्लेज पैरालिसिस, बट स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ पैरालिसिस, डेफिसिट्स व्हिच आर अफेक्टिंग आपकी डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैन ऑल बी एड्रेस्ड और बी प्लान टू बी एड्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ डीप टीएमएस। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने ये देखा है कि ये 2 साल 3 साल का स्ट्रोक के बाद देना इतना एडवाइजेबल नहीं है, जितना पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में दे, क्योंकि तभी बेस्ट चांस ऑफ रिकवरी है। तो अगर कोई स्ट्रोक का मरीज है और उसके थोड़े बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, he can always consult and understand whether it will help him or not. It is difficult to tell कि किसको मदद करेगा किसको करेक्ट। नहीं। यू विल ये हैव भी टू देखेगा, इवैल्यूएट एंड evaluate and डिसाइड tell it, एंड exactly. डिसाइड। सो डॉक्टर दोशी, ज़रा हमें थोड़ा डिटेल में समझाइए कि डीप टीएमएस प्रोसीजर कैसे करते हैं? तो डीप टीएमएस प्रोसीजर जो हमारे पास करने का मशीन है, वो ब्रेनस्वे का मशीन है। वो मशीन के अंदर एक हेलमेट आती है और वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब भी पेशेंट पहली बार अभी आता है, तो हम एक टेस्टिंग करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट द एरियाज ऑफ हिज ब्रेन, जिसको बोलते हैं मोटर थ्रेशोल्ड। तो वो हेलमेट पेशेंट को पहनाते हैं, पहले समझा देते हैं पेशेंट को। पहली सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई पेन नहीं होता है, खाली आवाज़ आता है टक, टक, टक। इतना आवाज़ है, ठक, ठक, ठक सर पे आवाज़ आता है। कोई भी जैसे अपने स्कूटर की हेलमेट है, ऐसी ही हेलमेट पहना देते कोई हैं। प्रेशर नहीं कोई आता प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, हेलमेट पहना देते हैं और मशीन चालू करते हैं और साइंटिफिक तरीके से हम ब्रेन मैपिंग करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। तो उससे पता चलता है कि उस हर एक आदमी का ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है, विदिन अ पर्टिकुलर वेरिएशन। तो वो हमारे पास आ जाता है डिटेल। उसके बाद उसका एक वी मेक अ स्पेशल कैप, उसका पर्टिकुलर टोपी जैसा रहता है, वो कैप पहना के उस पे मार्किंग कर देते हैं। तो जभी भी वो पेशेंट आएगा, तो उसका कस्टम फिट कैप पहनाया जाएगा ताकि हमको वापस ब्रेन मैपिंग नहीं करना पड़े। और पेशेंट को उसी दिन भी एक सीटिंग दे सकते हैं या तो नेक्स्ट दिन से सीटिंग चालू करते हैं। और सीटिंग वेरिएशन कैन बी 20 सेकंड्स टू 2.5 मिनट्स, ओके, दैट्स डिपेंडिंग ऑल। ऑन द, दैट्स हाँ, ऑल। बस इट्स नॉट 2 मोर मिनट देन बैठना है। ओके। ऐसी चेयर है, अगर आप उधर आओगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आरामदायक चेयर होती है, आराम में से बैठते हैं पेशेंट और हेलमेट पहन के वो सुनता है, टक, 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 और 2 मिनट में खत्म। अगर दिन के 5 सीटिंग है तो 5 बार करते हैं, नहीं तो 1 होता है तो आप वो करके चले जाते हैं। दैट इज़ अबाउट इट। और नॉर्मली अपनी मिनिमम से मैक्सिमम कितनी सिटिंग्स होती है? डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, अगर हम पेन के लिए करते हैं तो 15 से 20 सीटिंग में खत्म कर देते हैं। ओसीडी के लिए करीबन 30 सीटिंग होती है, डिप्रेशन के लिए 30 सीटिंग, रफली 30 सीटिंग होती है, एंड फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी रहती है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिजीज टू डिजीज
देयर आर प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, सो इट इज़ नॉट लाइक मुझे आपको 10 देनी है और इनको 15 देनी है, 20। हर एक का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज्ड है और जसलोक अस्पताल में हर एक चीज़ का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ताकि हम 2 साल के बाद भी वापस हमको रिवाइज़ करना पड़े कि भई हमने क्या चेंज करना है, नहीं करना है, वो हम रेफ़र कर। तो किसी वजह से अगर पेशेंट का शेड्यूल मिस हो जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ही कैन टेक इट ऑन द नेक्स्ट डे। We try to not miss the sittings because we are very particular कि भी हमको जो प्रोटोकॉल है उससे डेविएट नहीं होना है, तो हम पेशेंट से पहले ही बता करके रखते हैं। बट रेयरली अगर कोई वजह से, जेन्युइन वजह से मिस होता है तो वी कैन कॉम्पनसेट, बट दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट एनकरेज, एंड वी रिफ्यूज टू टेक द पेशेंट इफ इज नॉट एबल टू फॉलो द फॉलो द प्रोटोकॉल, शेड्यूल, ओके। क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमको आउटकम चाहिए वो करेक्ट तरह से हम असेस कर सकें। Okay, okay, okay. So, Dr. Doshi, what is your message to our audience about this innovative, restorative, and regenerative medicine? I am very excited about the future of neurosciences and the way the science is advancing. And pardon me for talking in English because this I will only be able to express in English easily. I think the amount of innovation that is occurring is tremendous. We are moving from just treating a disease to now thinking about how we can sometimes prevent it or how we can restore it. So, from a symptomatic treatment pattern, now we are moving to probably a level of cure or a long term solution for the disease, which is a really exciting phase for me in the science. सो डॉक्टर, नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन का एप्लीकेशन इतना वाइड है कि हमें, जैसे आपने पहले कहा, कि दूसरे जो थेरेपी से सेल बेस्ड थेरेपीज या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके बारे में बात करने का वक्त नहीं मिला, तो विल डू इट सम अदर टाइम फॉर श्योर। Definitely, yeah. So let's move to our rapid fire questions now. Dr. Doshi, what's the most fascinating part of brain for you? If I have to select one particular part, it's nucleus accumbens. ये एक we came across because we do surgery for psychiatric disorders, but nucleus accumbens is also called a reward nucleus. हम हर एक चीज करते हैं जिंदगी में, वो एक रिवॉर्ड की अपेक्षा से करते हैं। Right. मैं आज कुछ भी काम करता हूँ, एक छोटा बच्चा भी है ना, करता है फिर ऊपर देखता है, पापा देखते हैं, हाँ पापा खुश हुए, खुश हुए। That small action is dependent on the reaction that you get, and that is reward. And reward and pleasure both are synonymous or both go hand to hand. Nucleus accumbens is one nucleus which is responsible for that, and we are exploring. We have actually stimulated that in our hospital in several patients and had a fantastic outcome for different reasons, not for reward, but that is one nucleus that I would like to target anytime. Okay, excellent. If you could swap brains with anyone, who would it be? One thing that I'm very passionate or which I love a lot is a good art. And I know that I am deficient in that because you can't master everything. And I would swap my brain with a good artist. It could be a painter or a dancer. I don't mind, but I Really? would like to get into their Not shoes. any singer, Jagjit Singh or someone? Any artist, any artist. Whosoever I can step into their shoes. पहले खाली तो होना चाहिए. Okay, is it true that we use only 10% of our brain? Percentage wise, I don't know, but yes, I know that we use only a part of the brain and we should exercise it more and more to get the maximum. And that is the basis, one of the bases, as we told out in stroke or in other parts, neural plasticity. There are places of brain that can take over the function of the lost function. And it is a matter of time that we can understand how to harness them and how can harness the potential. What's one myth about neurosurgery you would wish people stop believing? Neurosurgery is risky. And I don't blame patients. Even if you ask me, if I was not a neurosurgeon, I would be scared about undergoing a neurosurgical procedure. But let me tell your audience कि आज के ज़माने में रिस्की न्यूरोसर्जरी बहुत कम है. 90% प्लस सर्जरीज न्यूरोसर्जरी वेरी सेफ है. और जब भी मैं वेरी सेफ बोलता हूँ तो रिस्क फैक्टर लेस देन 2% और 3% है. इतना छोटा रिस्क है ऑफ परमानेंट डैमेज. लेकिन आम जनता को पुराने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हम आज और डर वही है. हाँ, डर वही है क्योंकि बातें तो वही सुनी है. और न्यूरोसर्जरी इज नॉट अ कॉमन थिंग. इट्स नॉट लाइक योर कैटरेक्ट सर्जरी के हर एक पेश घर में होता है.
तो वो जो 10 साल पहले पिताजी को हो गया था या 20 साल पहले किसी को सदमा पहुंच गया था करेक्ट, एंड उसी को रिलेट करते रहते हैं. उसको रिलेट करते, तो गलत नहीं है वो. If you weren't a neurosurgeon, what do you think you would be doing? I would have loved to become a mathematician because to me, a mathematician is a solution for all problems. He is required, and I was very good at maths. And today also my maths is very powerful. So mathematician can solve any problem or any equation because he is trained to give you a solution. Mathematician can give you a solution in science, he can give you a solution in engineering, he can give you a solution in finance, and he can give you a solution in astronomy also. Anywhere. Mathematician is the backbone of any successful program. Can the brain really rewire itself after an injury? Definitely. A short answer is yes. And we are working world over, people are working heavily. Brain computer interface is one of the angles of rewiring. Stem cells based or cell based therapies, another method of rewiring. And neuromodulation that we discussed, another method of rewiring. We are going to change. It will be a sea change in the next 10 years. And I'm happy that we have got Just Look prepared for it, that it will take a leap start before people start thinking in this direction. Is it true that left brain does the talking, but the right brain throws the tantrums? You are 100% correct. I would call it that the left brain is a verbal memory. So they do the maximum amount of talking. The verbal memory of our discussion and everything is located in the left brain. And how do you balance then? Who do you listen to? It all depends on what I have to listen. Where the mind gets interested, that gets pulled out. When the left brain wants to do surgery, but right brain wants to paint, what do you end up doing? I have to do surgery because, as I said, I have been trained to do surgery, and my left brain is very active. And I'm desiring that in another avatar, I may become a right brain active man, an artist. If the brain could talk, what do you think it would say about us? आप मुझे जान ही नहीं पाए हैं. मेरे बारे में आप कुछ भी नहीं जानते अभी. Even after watching this podcast, Exactly. it will say? That is why I'm saying this is the most exciting part of the living, because we are going to change in next 15 years in an unimaginable, unbelievable way. Excellent. डॉक्टर दोषी, नॉन इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन का इतना वाइड एप्लीकेशन है कि दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे सेल बेस्ड थेरेपीज या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में बात करने का समय हमें नहीं मिला. Our audience today must be truly glad to hear these non-invasive therapies for some of the common health problems. Thank you very much once again. Thank you. Pleasure was all mine. Thank you. Just Health for the people, by the experts, and educational initiative by the Just Look Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy, and stay tuned to Just Health for the people, by the experts, and initiative by Just Look Hospital. Thank you.